हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो इंडिया जो है, इंडिया बिजनेस में बहुत पहले से ही काफ़ी आगे रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया हैड अ गोल्डन पास्ट एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड गेन्स। तो इंडिया जो है काफ़ी पुराने समय से क्या रहा है, ये बिज़नेस में काफ़ी आगे रहा है, ट्रेड में आगे रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ रिच इन रिसोर्सेज। तो इंडिया के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमेशा से रहे हैं, और जो कि ट्रेड के माध्यम से क्या हुआ कि आगे दूसरे कंट्रीज तक पहुंचते रहा। तो ट्रेड में हमारा जो पास्ट है दैट इज़ गोल्डन पास्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आज भी क्या होता है कि ट्रेड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या है कि द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैव शोन दैट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वर मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी इन एंशियंट टाइम। तो हमारे यहाँ का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये भी बताता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हमारा मेन स्टे था, यानी कि मेन पार्ट था। एग्रीकल्चर तो था ही, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेडिंग भी हमारा मेन स्टे था, मेन स्ट्रीम था इकोनॉमी का, विच वर कैरिड आउट बाय बोथ वाटर एंड लैंड रूट्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, वाटर एंड लैंड रूट्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, वाटर एंड लैंड रूट्स दोनों रास्तों से, वाटर के रास्ते से भी है ना, और लैंड के रास्ते से भी, दोनों हमारे यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश था ट्रेड। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में कि यहाँ पे दो रूट का बात किया गया, एक सिल्क रूट और एक मैरीटाइम रूट। तो सिल्क रूट जो आपका ये रेड कलर का जो भी आपका सिंबल दिख रहा है वो सिल्क रूट को शो करता है, और जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है वो वाटर रूट को शो करता है, डेट इज़ मैरीटाइम रूट। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये सभी जो कितना हमारा जो इंडिया था ट्रेड में काफ़ी लंबे समय से ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड है और बहुत ही ज़्यादा रिच था ट्रेड के मामले में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं कि और ट्रेड के बारे में क्या क्या बोला गया, हमारा हिस्ट्री किस तरह का था, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली टू द फॉरेन लैंड्स विच जनरेटेड सरप्लस इनकम। तो गुड्स क्या होता था, इंटरनली तो यूज़ हो ही रहा है, और फॉरेन लैंड्स पे भी ये जाता था, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। पुराने समय से ही हमारे यहाँ गुड्स क्या होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। एज अ रिजल्ट द पीपल वर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके वजह से अब क्या था कि हमारे यहाँ पे काफ़ी तरह का इकोनॉमीज़ में लोग इंगेज थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में। जैसे एग्रीकल्चर में तो थे ही, एग्रीकल्चर के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वीविंग क्लोथ्स, डाइंग फैब्रिक्स। तो इस तरह का काफ़ी हमारा यहाँ पे जो कल्चर था वो काफ़ी रिच था बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, और इसी के वजह से हमारा इंडिया जाना जाता था हमेशा से। अब यहाँ पे आप ये देखो क्या और क्या क्या बोला गया कि फैमिली बेस्ड वर्कशॉप, जिसको कारखाना कहते थे, वो जो एक फैमिली ही क्या करती थी, स्टार्ट करती थी, और फैमिली ही उसको रन करती थी। फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पे जैसे मेन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ था, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बनता था, जैसे घड़ा हो गया, कारपेट्स हो गया, है ना, पॉट्स हो गया, फिर उसके बाद बर्तन हो गया, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। ये सभी चीज़ें इंडिया में क्या होती थी, बहुत लंबे समय से ही आर्टिस्टिक चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी बड़े हुए थे। This money was channelized into further investment and led to the dominant growth of indigenous banking system of finance the टू फाइनेंस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे बात किस चीज़ का किया गया कि अब ये जो इतना जो पैसा अर्न हो रहा था ये चैनलाइज्ड हो रहा था आगे इन्वेस्टमेंट में, और इसी के वजह से क्या आया, हमारे यहाँ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आया। अभी इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम किसको बोला गया, तो इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि हमारे अपने कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है। तो क्योंकि ट्रेड यहाँ पे बढ़ा, क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ा, और इसके वजह से बैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पे क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। आगे देखते हैं और क्या बोला गया। एन एग्जाम्पल ऑफ इट
एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ द यूज़ ऑफ एज ओल्ड हुंडी एंड चिट्ठीज़। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का बात किया गया है, हुंडी। हुंडी आखिर क्या होता है और ये क्यों आया, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। दीज वर यूज्ड एज डॉक्यूमेंट टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में एक आदमी से दूसरे आदमी तक पैसे पहुँचाने का जो एक्टिविटी था, ट्रांसफ़र ऑफ मनी था, ये किसके थ्रू हो रहा था, किस डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रहा था, हुंडीज़ के थ्रू हो रहा था। अब ये है क्या, इसमें आगे हम लोग और भी देखते हैं ये किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज का इंस्ट्रूमेंट था। इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट विथ क्या क्या, तो वारंट द पेमेंट ऑफ मनी। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से हम लोग थोड़ा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। देखो हुंडी होता क्या है, आप इस एक फ्लो चार्ट से आप समझो क्या होता है हुंडी। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, अगर दूसरे तक पैसा पहुँचाना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये गारंटी दे दिया, ये जो रेड में है इसको ये क्या किया, गारंटी दिया है। गारंटी दिया है क्या, ये लिख के दे दिया, ठीक है, जाओ इस पर्सन के पास जाओ और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मान लो इस पर्सन को, ये जो पर्सन है, नेम कर देते हैं पहले हम लोग, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेम कर देते हैं, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि ए को क्या करना है, बी को पेमेंट करना है, या फिर मान लेते हैं दूसरे जगह पे वो ट्रेड कर रहा है तो बी को पैसे चाहिए। तो अब ए क्या कर दिया, ये एक डॉक्यूमेंट में लिख के दे दिया कि जाओ तुम सी से कलेक्ट कर लेना या वहाँ जाके तुम ट्रेड कर सकते हो। तो अब जैसे देखो क्या होता है कि पैसे अगर हम ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा अगर हम लेके जा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे फिर खतरा हो सकता है कि ज़्यादा पैसे अगर हम लेके जा रहे हैं। तो अब ये पर्सन बी जो होगा, ये एक हुंडी इस डॉक्यूमेंट को लेके गया और सी को ये दे दिया, और सी क्या कर दिया, सी उसको पेमेंट कर दिया या जो भी काम करना था पैसे के रूप में, तो यहाँ पे कर दिया। बस एक ये जो चिट्ठी था, जैसे आज के डेट में कैसे हो रहा है, चेक हो रहा है ना, ड्राफ्ट हैं, उससे काम चल रहा है, एक पेपर डॉक्यूमेंट से, उसी तरह का पुराने समय में हुंडी हुआ करता था। ये हुंडी वर्ड आया कहाँ से और क्या होता है इसका मतलब, देखो यहाँ पे क्या है, हुंडी। हुंडी विच लिटरली मीन्स टू कलेक्ट, इसका मतलब होता है, संस्कृत में इसका मतलब होता है टू कलेक्ट या टू गैदर, कि कुछ कलेक्ट करना, गैदर करना। वॉज रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ का, तो उस लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। फैसिलिटेटेड टू सेफ ट्रेड ऑफ मनी, सेफ ट्रेड ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज एंड हेल्प प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो एक जगह से दूसरे जगह पैसे ट्रांसफ़र करने में यहाँ पे मदद करता है विदाउट डायरेक्टली ट्रांसफरिंग ऑफ मनी। अब इसमें और क्या क्या है कि यहाँ पे जो हमने छोड़ा था ये पढ़ते हैं कि एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, कि उसमें लिखा हुआ रहता है, वारंटी देता है कि आप इसको पेमेंट कर सकते हो, यानी कि ये प्रॉमिस है, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल। अनकंडीशनल है, सबसे मेन है कि बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई पूछे हुए ये अगर लेटर सामने किसी को दिया गया तो वो सामने से पैसा दे देगा या सामान दे देगा, ठीक है, कि अब बिना पैसे दिए हुए उससे हम सामान लेके आ सकते हैं, बस ये क्या हो गया, एक चिट्ठी हम दे दें। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कहीं पे कि एक फटा सा नोट लेके, मतलब कि एक नोट रहता है, नोट को वो दो पार्ट में क्या कर देता है, फाड़ देता है, और फिर क्या हो जाता है कि वो बोलता है कि तुम यहाँ पे जाओ, ये नोट का टुकड़ा उसको देना, और वो क्या करेगा, तुम्हें जो भी डिलीवरी होगा वो दे देगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे वो जाता है, वो मैच करता है, तो बिना एनी कंडीशन कि ये कौन पर्सन है, इसका नाम क्या है, बिना कुछ जाने हुए अगर वो आ गया, वो पैसे का जो टुकड़ा था, वो नोट का जो टुकड़ा था, वो अगर आ गया, मैच हो गया, तो वहाँ बिना कोई कंडीशन के पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसी तरह का है था ये हुंडी, ठीक है। आज के डेट में इलीगल चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, जिसको हवाला भी कहते हैं। इसके बारे में कभी और डिस्कस हम लोग करेंगे, फिलहाल आगे और इसके बारे में पढ़ते हैं। कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड नेगोशिएशन। वैलिड नेगोशिएशन, यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं, एक चीज़ों का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो पैसे का एक रूप ही था। वाई देयर वॉज नीड टू क्रिएट इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, इट वॉज सो बिकॉज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज आइदर बाई लैंड और सी इन्वॉल्व रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी। तो चोरी होने का यहाँ पे डर था, इसके वजह से डर होता था, इसके वजह से भी इस चीज़ों का यूज़ किया जाता था कि पैसे कैरी ही नहीं करेंगे, वो
हुंडी कैरी करेंगे और वो पर्टिकुलर जगह पे लेके जाएंगे और उस पर्सन को देंगे और सामान फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था और इसके वजह से ही फिर क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होता था पुराने समय में। आगे पढ़ते हैं और क्या है इसके बारे में। The emergence of credit transaction and availability of loans and advances. The availability of loans and advances enhanced commercial operation. काफ़ी commercial operations यहाँ पे start हुआ credit transaction, यानी उधार में अब जो transaction हुआ उस transactions के वजह से क्या हुआ कि commercial operation हमारे बढ़े, है ना, और इसके वजह से काफ़ी सारे other institutions भी set up हुए। The Indian subcontinent enjoyed the fruits of favorable balance of trade. Balance of trade यहाँ पे आप समझो क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस है कि कितना हमारे पास एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट। तो फेवरेबल का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और कम इंपोर्ट किया जाए, यानी कि इंपोर्ट अगर हम कम करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसे कम बाहर जाएंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बाहर से पैसे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था हमारे कंट्री में, वेयर एक्सपोर्ट एक्सीडेड इंपोर्ट, जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट से, विथ लार्ज मार्जिन एंड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ बार बार इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या हो रहा है, आ रहा है, इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का सीधा मतलब क्या हो जाता है, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि हमारे अपने कंट्री का बैंकिंग सिस्टम, जो उस टाइम तो कोई रजिस्टर्ड नहीं था, जैसे आज के डेट में आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। तो बिजनेस के एक्सपैंड करने के लिए और डेवलप करने के लिए ये सभी चीज़ें आई। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक लेटर इवॉल्व द फाइनेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर बैंक टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आगे इन्हीं सभी चीज़ों को कॉमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक में इवॉल्व किया गया, जो कि क्या किया गया, जो ट्रेड और कॉमर्स में लोगों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब इसमें और क्या किस चीज़ों का बात किया गया, मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स। अब यहाँ पे एंशियंट ट्रेड सेंटर्स का बात किया जा रहा है कि पुराने समय में जो ट्रेड सेंटर्स थे तो वो ट्रेड सेंटर्स कौन कौन थे। तो यहाँ पे आप देखो कि मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स वर डेवलप्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब क्या क्या है इसमें, कौन कौन से स्टेट का बात किया गया इंडिया में। तो यहाँ पे देखो पाटलिपुत्रा, जो आज के डेट में पटना है, बिहार का राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा बहुत ही क्या था, ट्रेड सेंटर था, बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था बिहार का। पेशावर, जो आज के डेट में तो ये पाकिस्तान में है। तक्षशिला, ये भी तक्षशिला जहाँ पे बिहार के काफ़ी बड़े गुरु आचार्य चाणक्य शिक्षा दिया करते थे और उनका काफ़ी नाम है यहाँ पे, काफ़ी ये बहुत ही रेप्यूटेड पर्सनालिटी थे जो चाणक्य नीति लिखे या अर्थशास्त्र का गठन किए, अर्थशास्त्र भी वो क्या किए, लिखे थे। ठीक है, तो वो इस तक्षशिला क्या था, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वहाँ पे वो पढ़ाते थे। लेकिन आज के डेट में भी तक्षशिला क्या है कि ये पाकिस्तान में ही है। नेक्स्ट इंद्रप्रस्थ का भी नाम आता है। तो इंद्रप्रस्थ का नाम महाभारत में भी दिखता है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ आज के डेट में ये दिल्ली में कहीं सिचुएटेड है। ये इंद्रप्रस्थ भी मेजर एंशियंट ट्रेड सेंटर था। नेक्स्ट मिथिला, जो मिथिला बिहार में है हमारे। मधुरम, सूरत जो कि गुजरात में है, उज्जैन, कांची। तो ये सभी मेजर ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम्स में, जहाँ पे वो क्या होता है कि ट्रेड के लिए काफ़ी जाना जाता था कि दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, चीज़ों को ख़रीदते हैं, या वहाँ पे बड़ा मार्केट लगता था। ठीक है, ये सभी कुछ ट्रेड सेंटर्स थे। नेक्स्ट है मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स वर, कौन कौन से एक्सपोर्ट आइटम्स थे जो इंडिया से, या ये इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देखो मेजर आइटम्स वर स्पाइसेस, है ना, मसाला जो था, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, फिर सेसमे ऑयल, कोकोनट वगैरह भी यहाँ पे था ही, कॉटन, पैरोट, लाइव एनिमल्स तक। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स, मेजर इंपोर्ट्स वर हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स थे, चाइनीज सिल्क, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ठीक है, दीज वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन, हर तरह का टाउन था, पोर्ट
जो क्या था, वाटर रूट्स को जो कनेक्ट करता था, वहाँ पोर्ट टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन जहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ करता था, मर्केंटाइल टाउन जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करता था, तो फिर सैक्रेड सेंटर एंड पिलग्रिमेज टाउन्स जो जहाँ पे टेम्पल्स वगैरह ज़्यादा थे, वो सभी, जैसे काशी हो गया, बनारस हो गया, इन सभी का बात किया गया यहाँ पे. देयर एग्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज़ एंड प्रोफेशनल क्लासेस. तो ये काफ़ी हमारे कंट्री का प्रॉस्पेरस एरा था, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी हमारा जो कंट्री था वो फ्लरिश था ट्रेड में. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या क्या है और क्या बात इसमें बोला गया. तो बिजनेस एक्टिविटीज़, देखो बिजनेस एक्टिविटीज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन. जो इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा ग्रो हुआ जिसके वजह से सपोर्टिंग सर्विसेज भी आए. ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स अब मैन्युफैक्चर हुआ तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन आया. गुड्स को फैसिलिटेट करने के लिए फाइनेंस का ज़रूरत है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस आया. कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा था. फिर आगे है कि विद द एक्टिव contribution of Indian traders and other merchant communities, the Indian subcontinent was popularly called स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप. देखो यहाँ पे हमारे कंट्री को क्या बोला गया, स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप कहा गया. क्यों ये कहा गया, और बहुत सारे राइटर्स ने, जैसे आप यहाँ पे देख लो कि बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे मेनली, जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री विज़िट किए और जिन्होंने पता किया कि इंडिया भी कोई एक इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है. तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आए और अपने अपने बुक्स में उन्होंने लिखा, मेंशन किया इंडिया के बारे में, और इंडिया को टाइटल भी दिया स्वर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप जैसा. तो इसमें कुछ का नाम आप जैसे देखो, मेगाथीन्स हो गए, फाहेन हो गए, है ना, फिर हुएन सांग हो गए, अल बरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए. तो ये सभी कुछ क्या थे कि ट्रैवलर्स थे जो इंडिया ट्रैवल किए और इंडिया को इस तरह का क्या किए, नाम भी उन्होंने दिया. ठीक है, इंडिया उन्होंने, अब जैसे देखो एक जगह पे ये भी बताया गया कि एक ट्रैवलर थे, वो इंडिया जब आए तो इंडिया में उन्होंने देखा कि कोकोनट, ठीक है, वो उनके कंट्री में वैसा वो फल मिलता ही नहीं था. तो जब वो लौटे अपने कंट्री में और लोगों को जब वो बताएं कि इंडिया, मतलब कि एक ऐसे जगह पे गए जहाँ पे क्या होता है, एक बहुत लंबा पेड़ है और उस पेड़ पे ऊपर में फल मिलता है, फल होता है, और वो फल क्या होता है, ऊपर से सख्त होता है. ठीक है, फिर उसको उसके जो भी कवर होते हैं उसको हटाने के बाद और वो सख्त एक होता है, उसको हटाने के बाद एक फल भी होता है और मीठा पानी भी होता है उसमें उसमें उसका पानी भी यूज़ होता है और उसको कंज्यूम करने में काम आता है. तो वहाँ जब वो अपने कंट्री में वो बताएं, वो ट्रैवलर, कि ऐसा एक फल होता है, तो लोगों ने उनका विश्वास ही नहीं किया कि ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मन से, इमेजिनेशन से ये चीज़ें बता रहा है. तो उस टाइम तो कोई फ़ोन वगैरह होता नहीं था कि देखो गूगल करके फटाक से कि इस तरह का एक चीज़ है. ठीक है, तो अब वो अगर ऐसा फल लेके जाते, दुर्भाग्यवश अगर वो लेके जाते, तो वो वहाँ के लोगों को विश्वास दिला पाते. तो वो उन्होंने अपने बुक में लिखा. ठीक है, एक चैनल है एपिक करके, तो उस चैनल पे ये डॉक्यूमेंट्री में बताया जा रहा था कि एक राइटर, एक ट्रैवलर ने अपने ये बुक में मेंशन किया था कि उनके बातों को कोई माना ही नहीं. तो बहुत सारे ऐसे ही ट्रैवलर इंडिया में ट्रैवल किए और उन्होंने इंडिया को देखा, इन एंड आउट इंडिया को देखा, और बहुत अच्छे अच्छे बातें लिखी इनके बारे में कि इंडिया इज़ रिच इन कल्चर, रिच इन रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ में इंडिया बहुत आगे था दूसरे कंट्रीज से. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं. अब थोड़ा इंडिया के बारे में और हम लोग जानते हैं. क्या है कि बिटवीन, यहाँ पे बोला गया क्या, बिटवीन फर्स्ट एंड सेवन्थ सेंचुरी सी. देखो एक यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जो द वर्ल्ड इकोनॉमी का है. उस डेटा के अकॉर्डिंगली इंडिया का ये कुछ दे रखा है कि ग्रोथ किस तरह का हुआ है ना, फर्स्ट एडी से आगे आज के डेट तक 1991 तक ये किस तरह का चेंजेस आया इंडिया में. तो यहाँ पे आप देखो कि बिटवीन फर्स्ट एंड सेवन्थ सेंचुरी इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशियंट एंड मेडाइवल वर्ल्ड.
तो इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी में था, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ। पूरे वर्ल्ड का 1/4 और 1/3 वेल्थ यहाँ पे है जो इंडिया के ही पास था। ठीक है, इतना ज़्यादा रिच था वो कल्चर में। लेकिन हुआ क्या, विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रूट्स इन इंडिया, the East India Company used revenues generated by the provinces under the rule for purchasing इंडियन रॉ मटेरियल, स्पाइसेस एंड गुड्स। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हम पे, हमारे कंट्री पे 200 साल तक राज किया। ठीक है, और उसका इफेक्ट आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। और इसके वजह से आप देखो कि ब्रिटिश एम्पायर के वजह से आज के मतलब ये हुआ क्या, तो थोड़ा सा हम लोग कहानी समझते हैं कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के कल्चर को, रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ का जो इंडस्ट्री सिस्टम था उस इंडस्ट्री को सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को बंद कराया। ठीक है, वो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को बंद करवाएं। यहाँ एग्रीकल्चर जो हो रहा था उसका जो मेजर टैक्सेशन था, जिसको लगान कहते हैं, वो वसूल करते थे। और साथ साथ फोर्सफुल कॉमर्शलाइजेशन भी करवाएं एग्रीकल्चर का, कि ज़बरदस्ती आपको यही फसल उगानी होंगी, जैसे इंडिगो वगैरह हो गया, कॉटन हो गया, जिसके वजह से अल्टीमेटली अफेक्ट पड़ रहा था। और लगान सिस्टम जो था, टैक्सेशन सिस्टम था, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों पे भारी पड़ रहा था। फिर ये इस तरह से उसके बाद कल्चर्स को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। जो गुरुकुल सिस्टम था इंडिया में, है ना, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली यहाँ पे पूरा वो ख़त्म किए। जो फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड को मूव कर दिए पूरा का पूरा कहाँ पे, तो ब्रिटिश कंट्रीज़ में। यानी कि क्या हो गया, ब्रिटिशर्स 50% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो ब्रिटिशर्स को ही जा रहा था, और वहाँ पे उनको टैक्स भी पे करना पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे अपने कंट्री में, कन्वर्ट करते थे फिनिश प्रोडक्ट्स में, और इंडिया में ही आके सेल करते थे उसको ज़्यादा प्राइस पे। ठीक है, और उस पर टैक्सेशन भी अलग अलग तरह का टैक्सेशन था। इसके वजह से इंडिया पूरी तरह से एग्रीकल्चर में डाउनफॉल फेस किया, इंडस्ट्रीज़ में डाउनफॉल फेस किया, फॉरेन ट्रेड में डाउनफॉल फेस किया, यहाँ तक कि डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन में भी क्या हुआ कि उन लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं था, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन अधिकतर सिस्टमैटिक डिंडस्ट्रियलाइजेशन ही हुआ, और हमारा जो ट्रेड जो था, बिजनेस एक्टिविटीज़ था, वो डाउन हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के वजह से हमारा जो कंट्री था वो काफ़ी डाउनफॉल फेस किया। फिर हुआ क्या कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया का एक पॉलिसी आया। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि ये आगे पढ़ना है या फिर हाँ साथ में ही है। तो आप देखो कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो हम लोग देख लिए, अब यहाँ पे समझ लो कि अभी जो हम बता रहे हैं, जो स्टोरी आपको, जो स्टोरी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो स्टोरी में है क्या, वो एक्चुअल स्टोरी क्या है कि हमारे यहाँ पे, हमारे कंट्री में हुआ क्या। जो ब्रिटिशर्स गए, यानी कि इंडिपेंडेंट हुआ हमारा कंट्री, तो 1951 में इकोनॉमिक पॉलिसी आया। वो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा था कि कुछ डर भी था कि ब्रिटिशर्स के ही जैसे फिर से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बिजनेस करने के लिए आए थे, तो हमारा जो पॉलिसी था इस तरह का था कि कोई भी फॉरेनर हम पे हावी ना हो जाए। तो इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी में सेट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ सेटअप किया जाएगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट ओन्ड होगा, और उसमें भी क्या होंगे कि बाकी सभी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहेंगी, और कुछ चीज़ें प्राइवेट फर्म के लिए की जाएंगी, छूट दी जाएंगी। और अगर क्या करना है कि फॉरेन, एक तो सबसे पहला इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाया गया कि बाहर से जो सामान आ रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। बाहर के लोग यानी कि बाहर की कंपनीज यहाँ पे नहीं आ सकती थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। बाहर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ही लोगों के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शन था कि अगर क्या करना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और तरह तरह के अलग अलग लाइसेंस, अगर एक्सपैंड भी करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज, पब्लिक इंटरप्राइजेज ही सेटअप किया गया, जो कि 1991 तक आते आते क्या हो गया, 1991 तक आते आते हमारा कंट्री डाउनफॉल में फिर से गया। इंपोर्ट पे रोक लगाने के बावजूद भी इंपोर्ट रुका नहीं,
एक्सपोर्ट बढ़ावा दे रहे थे एक्सपोर्ट को, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट था वो फॉरेन मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से एक्सपोर्ट भी कम था और उल्टा हो गया हमारा चाल, जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट किया जा रहा था इम्पोर्ट ही बढ़ गया। और इसके वजह से अभी जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात कर रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, फेवरेबल, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए था, इम्पोर्ट कम होना चाहिए था। तो यहाँ पे अनफेवरेबल हो गया। तो अनफेवरेबल हुआ और इसके वजह से हमारे पास जो रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसीज थी जिससे पेमेंट होता था इम्पोर्ट का, ठीक है, वहाँ इम्पोर्ट का पेमेंट हो रहा था, वो करेंसीज हमारे पास, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी कम हो गया। और बहुत जगह पे ये भी आता है कि इतना ही था कि हम लोग क्या कर सकते थे यहाँ पे 10 डेज के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। इस तरह का कंडीशन आ गया था 1991 में कि 10 दिन के बाद हमारे पास पेमेंट करने के लिए ही पैसे नहीं होते। तो 1991 में अब इंडिया क्या हुआ कि इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो गए कहाँ, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास वो गए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, वहाँ पे उन्होंने लोन का डिमांड किया कि हमें लोन चाहिए, हमारे कंट्री को लोन चाहिए, पैसे चाहिए। तो वहाँ के कंट्री ने वहाँ के जो एसोसिएशन है वर्ल्ड बैंक ने हमारे कंट्री को क्या किया, एनालाइज किया और बोला कि आपके पास मतलब आपको लोन दे दिया जाएगा, बट यू हैव 3 कंडीशन, यू हैव टू फुलफिल 3 कंडीशन, यानी 3 शर्त रखे उन्होंने 1991 में। अब ये 3 शर्त था क्या, कि आप जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं अपने कंट्री में उसको लिबरेट करना पड़ेगा, यानी रेस्ट्रिक्शन, इंडस्ट्रीज सेटअप करना है उसके लिए लाइसेंसिंग, एक्सपैंड करना है उसके लिए लाइसेंसिंग, जगह जगह पे टैरिफ टैक्सेस, आपके कंट्री में कोई दूसरा फिर नहीं आ सकता है, इस तरह का चीज़, जितने भी आप रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं, पेपर वर्क इतना ज़्यादा है कि कोई और इसमें क्या कर पा रहा है, बिजनेस सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिबरेट करना पड़ेगा, जितने भी आप टैरिफ टैक्सेस जो लगा के रखे हुए हैं, लाइसेंसिंग लगा के रखे हुए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, लिबरेट करना पड़ेगा। तो पहला शर्त ये रहा। दूसरा शर्त कि आप पब्लिक इंटरप्राइजेस को आप इतना ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, यानी कि सभी का सभी भार आप किस पे दे चुके हैं, आप दे चुके हैं पूरा का पूरा भार गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या हो रहा है, डाउनफॉल, यानी कि लॉस में भी जा रहा है, फिर भी उसको बंद नहीं किया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को उतना ज़्यादा छूट दिया नहीं जा रहा है। तो आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट जो था, तो गवर्नमेंट के शेयर्स को, गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स को सेल करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, और या फिर प्राइवेट सेक्टर को और भी ज़्यादा यहाँ पे छूट देना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। और तीसरा कि आपने जो अपनी इकोनॉमी को इतना क्लोज करके रखा हुआ है कि कोई भी फॉरेन कंपनीज आपके कंट्री में नहीं बिजनेस कर सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा, यानी कि मौका देना पड़ेगा कि दूसरे कंपनीज आएँ आपके कंट्रीज़ में और बिजनेस करें। तो ये 3 शर्त था। अब ये 3 शर्त मानने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये मान लिया गया और इसका काफ़ी बेनिफिट ही मिला हमारे कंट्री को। लिबरलाइजेशन से हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो भी कंपनीज थे, इंडस्ट्रीज थे, वो और भी ज़्यादा सेटअप हुए, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन में काफ़ी गवर्नमेंट की कंपनीज़ को प्राइवेट सेक्टर को सेल किया गया, यानी डी इन्वेस्टमेंट किया गया, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। फिर उसके बाद और चीज़ें हुई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट तो किया गया, फिर अपने इकोनॉमी को, क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी यहाँ पे किया गया, इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। और इसका फ़ायदा ये निकला कि कंपटीशन बढ़ा हमारे कंट्री में। तो कंपटीशन का काफ़ी फ़ायदा हुआ कि कंपटीशन नहीं था तो हमारे कंट्री में कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो रहा था, अलग अलग कंपनीज नहीं आ रही थी, है ना, नए नए प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे, इनोवेशन नहीं हो रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन से ये जो कंपटीशन आया, इसके वजह से हमारे कंट्री का भी ग्रोथ हुआ। और आज के डेट में हमारे पास इतना सारा ऑप्शंस है, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ का आप नाम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मोटोरोला है ना, फिर नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, मल्टीपल कंपनीज़ का आप यहाँ पे नाम ले सकते हो। कार में भी मल्टीपल कंपनीज़ का आप नाम ले सकते हो, गारमेंट्स में भी मल्टीपल कंपनीज़ का, जो कंपनीज़ हमारे कंट्रीज़ में आई। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये कंपनीज़ का, ये कंपनी का ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिला,
मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे कंट्री का इकोनॉमी भी ग्रो किया। तो ये तीनों 1991 के बाद हमारा कंट्री फिर क्या होने लगा, ग्रोथ होने लगा और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे हमारे कंट्री में आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे स्पीड से बढ़ा, जो आज के डेट में अच्छा मोमेंटम ये पा चुका है हमारा कंट्री। अब और आगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे आज का अगर हम लोग बात करें तो आज के डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। आज के डेट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे किस चीज़ों में ऑप्शन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और किस चीज़ का ग्रोथ का बात करें, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे किस चीज़ का बात किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस एम एट रिस्टोरिंग द ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में फिर से वो मोमेंटम वापस आ जाए, इसके वजह से काफ़ी चीज़ें लॉन्च की गई। और आज के डेट में अगर हम लोग ये ग्राफ वगैरह देखें तो आप देख सकते हैं द इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे एंड प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इंडिया है। बहुत सारे कंपनीज का जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया बन चुका है, क्योंकि इंडिया एक तो सबसे पहला कि अगर हम पॉपुलेशन का बात करें तो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है इंडिया का। दूसरा, पॉपुलेशन के साथ डाइवर्सिटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी होने के वजह से और यहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने की वजह से, अब डाइवर्सिटी होने की वजह से, डाइवर्सिटी का मतलब क्या, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग इनकम लेवल है, अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है। इसके वजह से इंडिया फेवरेबल बनता है हर एक प्रोडक्ट के लिए, चाहे हम वो कॉस्मेटिक का बात करें, चाहे गारमेंट्स का बात करें, चाहे मोबाइल फ़ोन का बात करें, चाहे कार का बात करें, है ना। किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। और इसके वजह से आज के डेट में, अच्छा दूसरा चीज़ ये भी है कि इंडिया का जो पॉलिसी है ना, जो लीगल पॉलिसीज़ है वो भी काफ़ी लिबरल है अदर कंट्रीज से। तो इंडिया फेवरेबल डेस्टिनेशन बनता है फॉरेन कंपनीज़ के लिए कि वो भी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पे वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो इंडिया ने आज मल्टीपल्स प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया। आपने भी ये सुना होगा मेक इन इंडिया, की फॉरेन की कंपनीज़ को ये बोला जा रहा है कि आप हमारे ही कंट्री में हमारे ही रिसोर्सेज को यूज़ करके आप प्रोडक्ट बनाओ। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि हमारा रिसोर्सेज यूज़ होगा। रिसोर्सेज का मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो गया, रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। लोगों को अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का पैसा यहीं पे यूटिलाइज्ड होगा। तो मेक इन इंडिया से काफ़ी फ़ायदा। डिजिटल इंडिया कि अब क्या हो, इंडिया हमारा डिजिटल बने पेमेंट के मामले में, कि पेमेंट भी डिजिटली यहाँ पे करे जिसके वजह से क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग होगा हमारे इकोनॉमी में, कि कॉस्ट काफ़ी कम होगा और इंडिया एडवांस्ड भी होगा, ठीक है। पेपर्स हमारे कम यूज़ होंगे डिजिटल इंडिया होने की वजह से। स्किल इंडिया, यानी कि स्किल इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया गया कि लोगों को यहाँ पे स्किल सिखाया जा रहा है स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर, और इसके अंडर लोगों को स्किल सिखाया जा रहा है ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ चीज़ें खुद से कर सकें और अर्न कर सकें। अब देखो आज के डेट में हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। तो अब ये अगर इसका हम लोग एफडीआई इनफ्लो का अगर हम बात करें इंडिया का, तो कुछ सालों में आप देखो यहाँ पे कि अगर 2023, 24, 21, 22 में सबसे ज़्यादा हमारा ग्रोथ हुआ। तो अच्छा पैटर्न में चल रहा है। अभी कुछ यहाँ पे ठहराव आया है, लेकिन फिर से ये काफ़ी कारण हो सकता है इसमें, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी वॉर भी चल रहा है और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, इसके वजह से थोड़ा सा डाउन गया है। लेकिन फ्यूचर में ये और भी अप ही जाएगा, जिस तरह का इंडिया का पॉलिसीज़ है, ठीक है, वो एफडीआई को वेलकम ही कर रहा है, जिसके वजह से हमारे कंट्रीज़ को और हमारे लोगों को फ़ायदा मिले। तो ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंडिया के बारे में हमने पढ़ा कि इंडिया किस तरह से ग्रो किया। एंशियंट टाइम काफ़ी ज़्यादा वो फ्लरिश था, इतना ज़्यादा था कि दूसरे कंट्रीज हमारे कहीं आसपास भी नहीं थे। यहाँ पे स्वर्ण भूमि का नाम इस टाइटल दिया गया। फिर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से किस तरह से डाउनफॉल हुआ ये हमने देखा। फिर डाउनफॉल के बाद इंडिपेंडेंट जब हुआ इंडिया, फिर कैसे अप हुआ, और उसमें भी फिर से डाउनफॉल 1991 तक कैसे आया ये हमने देखा। और 1991 के बाद फिर क्या हो गया, फिर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आया और अभी तक काफ़ी अच्छा ही चल रहा है। और अप्स एंड डाउन्स तो इकोनॉमीज़ में होते ही रहते हैं। तो ये चीज़ आज हम लोग
देखें। तो अभी के लिए आज के क्लास के लिए इतना ही। बाकी इसी को यानी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही अभी और कुछ पार्ट है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया को। ठीक है, तो इसका एक और क्लास होगा जिसमें आपको वो प्रॉपर पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।